नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे यानी भारतीय एकता के लिए कुछ ऐसे गंभीर मसले जो कि विश्लेषणात्मक मतलब कि एनालिटिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किसी को तीखे लग सकते हैं लेकिन सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम उन सच्चाई को और बाधाओं को से अवगत नहीं होंगे, परिचित नहीं होंगे और उन बाधाओं का क्या कितनी दिक्कत डाल रहे हैं इस बात की अहमियत को नहीं समझेंगे, तब तक जो है उसमें जो अपेक्षित कामयाबी जो है या नतीजे वो नहीं मिल पाते हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि भारतीय एकता के रास्ते में एक बड़ी बाधा है जो जत्थेबाजी, घट्टोइजेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो जत्थे बने हुए हैं और वो जत्थे ऊंचे स्तर तक हैं। जो बस्तियां भी बसाई गई हैं गांव की, तो ये ठाकुरों की बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है, ये यादवों की बस्ती है और जो अपमानजनक शब्दों से बोलते हैं कि हरिजन चमान इनकी बस्ती है। हालांकि भारतीय जनता दल ने इसकी सख्त मनाही की है कि अब इन अपमानजनक शब्दों से इनको हरगिज संबोधित न किया जाए, बल्कि जो सम्मानजनक शब्द है या संबोधन है कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन। तो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का भी एक जत्था, एक गांव वो मिलता रहता है। तो इस तरह से जो जत्थेबाजी से, और यही नहीं, अब ऊंचे स्तर तक जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे बनारस हिंदू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने बनारस हिंदू वो यूनिवर्सिटी या हिंदी में कहते हैं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अब उसमें हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा यानी कोई आ पाता ही नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा कोई इसमें आता ही नहीं है। अब इक्का दुक्का अब वो ये जरूर दिखते होंगे, लेकिन जो शीर्ष पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर कोई दिखता ही नहीं। उसी प्रकार जो है गुरु नानक विश्वविद्यालय में सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा कोई इसमें दिखता ही नहीं है। तो यह जो है ऊंचे स्तर की और एक सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड की जत्थेबाजी है। तो ये जो जत्थेबाजी से भी भारतीय एकता
के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी बाधा है। भारतीय आवाम ताकत दल का ये मानना था और उन एपिसोडों के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की थी, इस जत्थेबाजी को तोड़ना पड़ेगा। अब कोई भी कॉलोनी हम बसाएं तो समाज के हर तबके के लोग बिल्कुल बगल बगल में वो रहें, बसें। जब तक वो साथ में रहेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, आचार व्यवहार नहीं बनाएंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे नहीं, तब तक ये जत्थेबाजी के चलते भारतीय एकता में बहुत बड़ी रुकावट आएगी। और इसकी अहमियत को आप लोग भी समझते होंगे। तो जत्थेबाजी या इंग्लिश में कहते हैं घेटोइजेशन, ये जानबूझ करके बनाया गया है। जेएनपीसी ने इस तरह से करवाया है और बीजेपी भी मैंने इस जत्थेबाजी को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए कि वो भी समाज में कोई भारतीय एकता है, भारतीय एकता है, इसकी बात गंभीर ही नहीं, बल्कि अब तो जब भारतीय एकता की मुहिम चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि अब इस भारतीय समाज में को कमज़ोर करने के लिए कई तरह के खुराफातें चल रही हैं, साजिशें चल रही हैं, और ये सब के सब जो है वो किसी समाज के किसी भी तबके से आए, वो सामंतशाही कट्टरवादी जो सोच है, जो कि मुट्ठी भर लोगों की है, वो पूरे व्यवस्था पर, पूरे माहौल पर, पूरे तंत्र पर जो है हावी होने की कोशिश करता है। खुराफात बस यहीं से है। अब ये जो जेएनपीसी रही है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चकोड़ी काकस जो है, इसका जो करतूतों का जो इतिहास है, वो देश के खिलाफ बिल्कुल एक लंबी उसकी सूची है कि देश के खिलाफ इसकी करतूतों की एक लंबी सूची है। अब इसके पापों को ढकने के लिए तमाम मैंने इस तरह के मैकेनिज़्म बनाए गए। एक तो चाटुकार मीडिया में जो प्रिंट मीडिया में मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू तो खैर कम्युनिस्टों का है, लेकिन वह सोचता है कि ये यानी जेएनपीसी के ही सहारे जो है वो कम्युनिस्टों का भी हित जो है वो साथ सकता है। और कम्युनिस्ट और जेएनपीसी तो हमेशा साथ में चिपके भी रहते हैं। चीन के मामले में तो सब दोनों एक दिखते हैं। चीन से दोनों पैसे लेते हैं, जेएनपीसी भी लेती है और वामदल भी लेते हैं देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। तो द हिंदू जो है उसी गद्दारी की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया है द हिंदू। और द हिंदू में एक खासियत और है कि वो अपने को दिखाता है कि जो आईएएस की जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के, उनके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है तैयारी की वो उपलब्ध कराता रहता है, और उसकी अंग्रेजी भी थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का बड़ा चाहता पेपर है वो द हिंदू, इंग्लिश डेली। तो द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स की असलियत आप देख सकते हैं कि उसका एक एडिटर इन चीफ विनोद शर्मा, वो इतना पक्का चमचा है, क्रॉनी है, टाउट है नेहरू परिवार का। वो अक्सर आपको वो एनडीटीवी पर आपको दिख जाएगा। और इसके बाद जो है आपका नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, ये तमाम इस तरह के हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल पर एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, और आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, इंडिया न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, तमाम इस तरह के। और एक अलग तरह का आपको दिखता होगा सुदर्शन, कि नहीं भाई ये तो कुछ है, लेकिन वह भी
जीएनपीसी के ही मंसूबों को पूरा करने के लिए एक दूसरा चोंगा पन करके कि वो हिंदूवादी वगैरह नहीं है, वह हिंदू मुस्लिम करके जीएनपीसी के मंसूबों को वो पूरा करता है, नफरत वाली बात। तो इसने एक मीडिया खड़ा किया अपने पापों को ढकने के लिए, और बौद्धिक वर्ग तैयार किया, और इस बौद्धिक वर्ग से मैंने उसी मानसिकता के काफ़ी जो है जो ब्यूरोक्रेसी में भी उसमें डाल दिया, और जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी, उसमें भी इसी मानसिकता के लोग वो जमे हुए। चारों ओर से माहौल जो है भारत के खिलाफ ही है, इक्का दुक्का भले कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से इस जीएनपीसी ने अपने सारे पापों को, एक तो माने देश के खिलाफ गद्दारी भी है उसकी, और देश को उसने बेतहाशा लूटा है। जितना अंग्रेज़ों ने लूट का, तो उसका हिसाब यह है कि जितना अंग्रेज़ों ने लूटा, जितना शकों ने लूटा, जितना वो नादिर शाह आया था ईरान से, वो लूटा था इस देश को, शकों ने, हूणों ने, और कुछ जो है विदेशी आक्रामक आए थे, वो महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम, तो वो उनकी लूट को ये सारी लूट को अजोड़ दीजिए, और उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर लगा दीजिए। इन्फ्लेशन फैक्टर लगाने के बाद भी लाखों गुना इस जीएनपीसी ने इस देश को लूटा, और उसको लूटने की इंतहा ये रही कि एक वक्त ऐसा आया कि भारत का जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली हो गया। इसको करीब वो माने 50 लाख, वो 50 टन सोना वो ब्रिटेन के पास गिरवी रखना पड़ा। ये इसने आर्थिक हालत कर दी थी, वो भी वो जो राजीव गांधी था गद्दार, उसी के कार्यकाल खत्म होते होते। तो देश को लूटना और फिर इस देश को बांट के रखना, देश के साथ गद्दारी भी करना, सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, तो ये सारे पापों को ढकने के लिए उसने इस तरह का इंतजाम किया। एक अपना चमचा किस्म का मैंने मीडिया खड़ा किया, बौद्धिक वर्ग वो खड़ा किया, ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों को डलवाया, और पूरी ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे जीएनपीसी के यानी हमदर्द जो है वो कभी मिलेंगे, और कुछ तो इस बनिया मिलते हैं कि भाई असली शासक तो नेहरू परिवार ही है, ये चंद दिनों की जो वो चार चांदनी है, ये मोदी महोदय। इस तरह की मैनिया है ब्यूरोक्रेसी में और कर्मचारियों में। तो अपने पापों को ढकने के लिए इसने वो तैयार किया। अच्छा, तो इतने से ही उसके सारे पाप नहीं वो ढके जा सकते थे, खास करके देश का विभाजन और आबादियों का वो हस्तांतरण के कारण, देश के विभाजन के कारण आपस में जो मारकाट हुई, हिंदू बनाम मुस्लिम में 25 लाख लोगों की जानें गई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। ये इतिहास का सबसे बड़ा पाप है जो जीएनपीसी ने किया। अब इस पाप को छुपाने के लिए एक जिन्ना की थियरी तैयार की गई। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ ही नहीं था, वो सत्ता की जो है छीना झपटी का एक बुरा नतीजा है। इन समूह ने क्या प्रचार किया कि धर्म के आधार पर, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर था ही नहीं। कुछ कट्टरवादी भले वो इसको पेंट करने की, इसको रंगने की, इसको यह रूप देने की कोशिश भले करें, लेकिन धर्म के आधार पर यह पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था।
जितने पाकिस्तान में गए उससे अधिक तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज इसी भारत में रह गया। तो धर्म के आधार पर नहीं था, जो सत्ता की जो है छीना झपटी, और उसको इन सबों ने रंग दिया धर्म के आधार पर। तो जब धर्म के आधार पर देंगे तो जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो कट्टरवादी तत्व हैं, इनको हवा मिलेगी, ये बराबर। अब हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो इस बात को फैलाने लगे, जिसमें कि आरएसएस भी शामिल है, कि साहब देश का विभाजन हुआ और तमाम इस तरह से जो मारकाट हुई, फलानी हुई, ये सिर्फ जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, मतलब जिनको ये मुसलमान कहते हैं, उनके ही कारण हुआ। नेहरू के कारण नहीं हुआ, गांधी के कारण नहीं हुआ, और या इसके लिए जिन्ना जिम्मेदार। इस तरह के साजिश, इस तरह की थियरी लाई गई, सिर्फ जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए। और ये इस तरह का मेस्मराइजेशन, नज़रबंदी वाला मानसिकता जो है पूरे देश में ठूस दिया गया बचाने के लिए। तो इस तरह से देश का जो सबसे बड़ा अभिशाप है, उसको ढकने के लिए एक और यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक कट्टरवादी तत्व ये फैलाते रहे कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में ये इस्लाम आस्था वाला जो भारतीय भाई बहनों का समाज है, जिनको कि ये मुसलमान कहते हैं, वो जिम्मेदार है। दूसरी ओर इस जेएनपीसी ने वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये यानी उनको अपने वोट और वोट बैंक के जाल में फंसाने के लिए ये इस तरह की मैनिया, इस तरह का दृष्टिकोण या इस तरह की का नज़रबंदी वाला नज़रिया उसमें उनके दिमाग में ठूसा कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में ये आरएसएस और बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी ने देश को नहीं बांटा है, देश को बांटने वाले ये जेएनपीसी के लोग हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी उसके पाप को ढकने में सहायक जरूर है, लेकिन बांटने में नहीं। तो इस जेएनपीसी ने, और जो जब उसके पाप को ढकने में जब इस आरएसएस बीजेपी का जब इस्तेमाल हुआ, तो इन सबों ने खुशी खुशी, आरएसएस बीजेपी वालों ने खुशी खुशी उसके पाप को ढकने में जो आरएसएस बीजेपी का इस्तेमाल को इन सबों ने अनुमति दे दिया। इसलिए जब भी वो सब जेएनपीसी वाले आरोप इनके ऊपर लगाते थे कि देश को तोड़ने वाले बीजेपी आरएसएस, सांप्रदायिक आरएसएस बीजेपी, ये बिल्कुल स्वीकारती थी। शायद आप लोगों को यकीन न हो, एक बार सुषमा स्वराज किसी लोकसभा में 15 मिनट तक कहती रही कि हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं, बोली थी वो, और कारण देती रही, उसको छोड़ दीजिए। तो जो घोर सांप्रदायिक है, जो घोर इस देश को तोड़ने वाला है जेएनपीसी, वो अपने ऊपर से सारे देश को तोड़ना, देश को लूटना, और जो है और सांप्रदायिकता, जातिवाद, सारे दुर्गुणों से वो युक्त वो सारा पाप जो है इनके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के ऊपर डालती रही, तो जो है यानी कूड़ा करकट, ताकि वो जनता के आगे स्वच्छ दिखती है। तो इस प्रकार जो है आरएसएस बीजेपी भी जेएनपीसी के पापों को या ढोना भी कर सकते हैं, या धुलने में बहुत बड़ी इसने साजिश की। और सिर्फ इसीलिए कि जो कट्टरवादी सोच है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वो इसमें कामयाब हो जाए कि सारी समस्या की जड़ में ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है, ये फैलाने में। तो दोनों मानसिकताओं को एक साथ कर दीजिए, तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये फैलाया गया
कि सारी समस्याओं की जड़ में ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है या मुसलमान हैं। इधर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये इन समझ फैलाया कि सारी समस्या की जड़ में आरएसएस बीजेपी है। दोनों दृष्टिकोणों को यदि एक साथ में मिलाएंगे तो ये जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, ये एमपीएससी साफ साफ बच जा रही है और बचती रही है। और यही साजिश जो है देश की सबसे खतरनाक साजिश है ये। अब जत्थेबाजी का मैंने बताया कि जैसे कि भारतीय जनता दल ने उस एपिसोड में भी कहा है और अभी भी कह रहा है कि जब भी इसका वक्त आएगा, जब भी सत्ता का उपकरण इसके हाथ में आएगा, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से, तो कम से कम नहीं बल्कि ये शुरू करेगा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में वह जत्थेबाजी को तोड़ करके समाज के हर तबके को लाएगा। मसलन बीएचयू में जो वाइस चांसलर है, जो रजिस्ट्रार है, वह हिंदू सनातन के अलावा इस्लाम आस्था से भी आएंगे, सिख आस्था से भी आएंगे, ईसाई आस्था से भी आएंगे। इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वो जो है वह हिंदू सनातन आस्था से भी आएंगे और ईसाई आस्था से भी आएंगे, सिख आस्था से भी आएंगे। गुरु नानक वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और वो रजिस्ट्रार जो है वो हिंदू सनातन से भी आएंगे, इस्लाम आस्था से भी आएंगे, ईसाई आस्था से भी आएंगे। जब तक ये मिक्सिंग नहीं होंगे तब तक जो है एकता नहीं आ सकती। और जो भी अब कॉलोनी जो बनाई जाएगी, बसाई जाएगी, वो सभी समाज के हर तबके को एक साथ। तो बात की जा रही थी कि जत्थेबाजी, तो अच्छा, और जत्थेबाजी का दूसरा परिणाम है कि लोग सेग्रीगेट यानी अलग थलग पढ़ते गए, न उनसे मिलना न जुलना, बस दूर दूर से एक मैनिया उनको चस्पा कर देना कि भाई ये हरिजनों का, चमारों का है, ये इसका है। मन हालांकि हरिजन चमार कहना बहुत अपमानजनक है, लेकिन जो कहते रहे वही उसको बताने के लिए। न उनके साथ मिलना है, न उनके साथ उठना बैठना है। मान लीजिए वो आप उनसे मैंने खेती में मजदूरी का भी काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी मजदूरी का काम लेते हुए भी उनको सम्मान देने के यानी कई तरीके हैं। उनको खाना खिलाइए, अपनी थाली में खाना खिलाइए, साथ में बैठ के खिलाइए, सम्मान दीजिए, उनके पारिवारिक समस्याओं के विषय में जो है वो चर्चा करिए। होता क्या है कि वो अज्ञानता के कारण एक तो आर्थिक जो है वो तंगी भी रहती है, और अज्ञानता में जो है वो उनके यहाँ आबादी बढ़ने की भी बड़ी समस्या रहती है। कोई उनको बताने वाला नहीं कि अरे भाई आपकी औकात तो सिर्फ एक बच्चे की है और ये 5-6 क्यों पता कर रहे हैं अभिशाप, कोई बताने वाला नहीं। तो ये सारी बातें तब संभव होंगी कि जब उनके साथ प्रेम से कोई मिले और उनको गले लगाए, उनको समझाए। और परिवार छोटा रखना है, एक तो सामाजिक वाली बात है, सरकार की ओर से चाहिए, और भारतीय जनता दल इसी को जो है वो सुनिश्चित करेगा कि उनके बच्चों को, और खास करके वहाँ से शुरुआत करेगा जो कि परिवार छोटा रखेगा, शुरुआत वहाँ से होगी। बाकी जिन लोगों ने परिवार बढ़ा लिया है उसके लिए सोचेगा, लेकिन फिर भी छोटा परिवार भी चाहिए, तब वो तभी वो सुखी रहेंगे। तो बाकी के लिए भी गंभीर है, कैसे वो है, तो उनको पूरी आर्थिक मदद, ताकि उनके बच्चे बगैर किसी बाधा के, बगैर सोच के पढ़े लिखे योग्य बने,
उनके ट्रेनिंग का, उनके प्रूनिंग का, उनके ग्रूमिंग का पूरा इंतजाम। इसलिए कि देखिए, ये मानना कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहनों के तबकों में प्रतिभा नहीं है, ये तो हमारे देश के लोग, सभी लोग दिमाग से निकाल दें। प्रतिभा उनमें बहुत है। देश का कर्तव्य बनता है कि उनको उचित वातावरण दें, उचित सहायता दें, तो अपने प्रतिभा का विकास करके वो देश की प्रगति में देश को योगदान दे सकते हैं। ये पक्का विश्वास है भारतीय जनता ताकत दल का। यही विश्वास जो है देश के लोगों को दिलाना चाहता है कि उनमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन आरक्षण के माध्यम से जो आरक्षण उनकी प्रतिभा को 20%, 25% पर उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है, कुंद कर देता है, या उसका गला घोट देता है। भारतीय जनता ताकत दल इसके पक्ष में नहीं है। वो आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करके उनको पूरी आर्थिक मदद, और आर्थिक मदद उनको ही नहीं, समाज के और भी तबके हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको आर्थिक सहायता की या फिनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, सबको दिया जाए, ताकि वो पढ़े लिखें और परिश्रम करें। पढ़ लिख करके परिश्रम के बूते पर, काबिलियत के बूते पर, तब वो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में उनका प्रवेश हो, और चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, और कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, जो कोई भी पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग हो, तो उसमें अपनी काबिलियत दिखाएंगे और परिश्रम करें, मेहनत करें, अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निखारें उसको। और जो भी इम्तहान हो, जो परीक्षाएं हों, और परीक्षाओं का जो क्वालिफाइंग मार्क हो, उसमें ज़रा भी ढील नहीं, वो एक ही तरह का हो। हाँ, ये इन तबकों से जो पिछड़े रहे हैं, उनकी कोशिशों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, बढ़ाए, लेकिन उसका स्तर एक ही, ताकि वो एक ही तरह के जो है वो प्रतिभाशाली बन करके निकलें, और वो अपने प्रतिभा काबिलियत के बल पर जो है समाज में माने अपना स्थिति, यानी पोजीशन, ओहदा और प्रतिष्ठा अर्जित करें। तब जा कर के वो माने एकता सच्चे रूप में परिलक्षित होगी। तो भारतीय अवाम ताकत दल इसके प्रति जो है पूरी तरह स्पष्ट है, और जब भी इसको मौका मिलेगा, जब भी सत्ता का उपकरण आएगा, वो इसी दिशा में काम करके वो अवाम की खिदमत करेगा। अब ऐसा करने के स्थान पर जीएनपीसी ने सिर्फ वोट बटोरने के लिए आरक्षण लाई। कभी वो 10 वर्ष का था, अब वो 10 वर्ष जो है वो हनुमान जी की पूंछ की तरह वो बढ़ता ही जा रहा है। तो 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष, वो कब खत्म होगा पता नहीं। तो सिर्फ वोट के लिए इस जीएनपीसी ने लाया, और इसी के साथ भारतीय जनता ताकत दल यह भी अपने आदरणीय भारतीय अवाम को स्पष्ट करना चाहता है कि आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं लाई थी। देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के से घृणा करने वाले जो तबका है, वो ये तर्क देता है कि ये अम्बेडकर, ये तो वही है जिसने भारत का संविधान बनाया और संविधान में इसी ने आरक्षण डाल दिया। ये दोनों बातें निराधार हैं, बिल्कुल असत्य हैं। इसके पहले भी बताया गया था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य के हिसाब से उस संविधान सभा में 6-7 समितियां थीं, और उन समितियों में किसी के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद, किसी के थे सरदार पटेल, किसी के नेहरू थे। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्रूशल समिति थी, वो थी मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब के विद्वत्ता का सम्मान करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशल मार्मिक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चेयरमैन बनाया। और हमारे बाबा साहब ने करके दिखाया। और मैंने ड्राफ्ट माने होता है कि किस भाषा में किन शब्दों के साथ किस लैंग्वेज में उसको यानी उन सारे सिद्धांतों उन सारे प्रावधानों को ढाला जाए, और वो ड्राफ्टिंग रहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस प्रकार जो है संविधान माने, हालांकि इसके विषय में कई एपिसोड में बताया गया है, आगे भी बताया जाएगा। और कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा और फिर उसकी अधीन में ये 6-7 समितियाँ और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान बनाने में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है जो तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और बाबा साहब का भी है बहुत बड़ा योगदान। लेकिन इस तरह का असत्य ढोना कि संविधान सिर्फ जो बाबा साहब ने बनाया, ये इस असत्य को ढोने से कोई फायदा नहीं। योगदान तो है और बहुत यानी अद्वितीय या इम्पैरेलल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सिर्फ इन्होंने ही संविधान बनाया, ये गलत है। संविधान बनाने का सबसे बड़ा यदि योगदान रहा है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। तो ये असत्य थे, इस तरह का जो असत्य जो फैलाया गया है कि इसी वो जो इनसे घृणा करने वाले बाबा साहब से कह रहे यही अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और आरक्षण की भी कभी वकालत उन्होंने नहीं की है हमारे बाबा साहब ने। उन्होंने बस यही कहा, और वो बात बिल्कुल हर एक भारतीय भाई बहन के लिए दिलो दिमाग में उसका स्वागत करने के साथ साथ उसको समझने की, उसको लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय समाज के एक तबके के साथ सुनियोजित ढंग से सुनियोजित ढंग से हजारों साल तक उनका शोषण हुआ है। उनका आर्थिक शोषण, उनका सामाजिक शोषण, उनका शैक्षणिक शोषण, और कहीं कहीं तो इज्जत का भी शोषण हुआ। तो उसको बहुत घाव मिले, बड़ी चोटें मिली। तो अब उसको मरहम लगाने की जरूरत है, एक हीलिंग टच इसे बोला था, एलमेंट हीलिंग टच देने की आवश्यकता है, मरहम लगाने की जरूरत। अब मरहम कैसे लगाया जाएगा, बाबा साहब ने ये भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कभी आरक्षण की वकालत नहीं की, आरक्षण के पक्ष में कभी नहीं कहा। आरक्षण तो ये जीएनपीसी वाले लाए हैं वोट के लिए। तो अब लेकिन अब इसी में अब बाबा साहब के उपदेशों को, उनके आदर्शों को जो है जो उनके नाम पर जो है वो पार्टी चलाते हैं, उन्होंने पूरी हत्या कर दी। वो कह रहे हैं एक जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें जात का कोई स्थान ना हो। और ये मायावती और उसके कांसीराम यहीं से शुरू किए कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते जा, एक घृणा का। और यही नहीं, जब उनको लगा कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार से काम नहीं बनने वाला है, तो हमारे भारतीय समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को वो मिलाना शुरू किया, सत्ता यानी जाति गणित बिठाने के लिए। और ज़्यादा उनके विषय में नहीं मैंने बताना, बाकी तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन देखते होंगे कि उसका आचरण क्या है। लेकिन जिस तरह से अपने वो खुद के एमएलए एमपी के साथ व्यवहार करती है, या देखिए वो अपने खुद कुर्सी पर बैठ जाती है और बाकी लोगों को कोई ज़मीन पर बिठाती है। तो वो नए किस्म का एक सामंत सा है, या नियो फ्यूडल आर्ट्स की तरह बिहेव करती है। और वो क्या समानता दिलाएगी, और कौन सा यानी बाबा साहब के क्या आदर्शों का पालन करेगी, जरा सोच लीजिए। तो ये जो नए किस्म के सामंतसा है जिनमें की मायावती भी है,
यह उन्हीं कट्टरवादी जो सामंतशाही सोच के लोग हैं, जो समाज में नफरत फैला करके समाज पर हावी होना चाहते हैं, उन्हीं की तरह ये उन्हीं की उपज है। तो किताब जो है ये, इससे जो है न देश का भला होगा, न उस तबके का भला, उस तबके के भलाई के साथ ही देश का भला जो है वो जुड़ा हुआ है। उनकी भलाई के लिए बराबर भारतीय जनता दल ने कहा कि उनके साथ मिल करके, उनको इज्जत दे करके, और जो सोच उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, उस सोच को कुचलने की ज़रूरत है। जो सोच आज भी उनको चमार कहती है, उस सोच को जो है वो कुचलने की ज़रूरत है। इस सोच की आवश्यकता है कि इस सोच की आवश्यकता है कि उनको कहे कि भाई हमारे भारतीय भाई बहन हैं, पिछड़ापन है इनका, और उनको साथ में लाने की इसका छोटा सा प्रयास। हालांकि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे अपने बेटे की शादी के अवसर पर, हालांकि वर्तमान कार्यक्रम में जैसा पिछले एपिसोड में कुछ बताया गया है, एक प्रयास किया गया था। उसी से मिलता है कि हाँ भाई इतनी बाधाएं आती हैं, लेकिन उसी से ये विचार और दृढ़ हो गया कि जब तक इस तरह की सोच की कोई उनको चमार कहता है, कोई हरिजन कहता है, कोई कहता है, एक तो संबोधन की सोच को कुचलने की आवश्यकता है, और फिर उनको हर तरह से सम्मान देने की आवश्यकता है, उनमें एहसास दिलाने की आवश्यकता है भाई हम भी आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। और फिर आर्थिक मदद से उनके बच्चे पढ़े लिखें और परिवार सीमित हो, इसके लिए भी वो उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। और उनमें भी, उनके बच्चों में भी प्रतिभा है, सबके बराबर प्रतिभा है, कहीं कहीं तो उनसे ज़्यादा भी प्रतिभा है। इस विचार को भी हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। इसके विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मायावती का तरीका नहीं कि शुरू में तो तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, जब देखा कि इसे सफलता नहीं मिलती है तो फिर कुछ लोगों को मिला, ब्राह्मणों को मिलाना वो करना, या कुछ लोगों और को मिलाना, या मुसलमान या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर उसकी भी नज़र रहती है। इससे जो है समाज का हित नहीं होता और न देश का हित होता है। देखिए ये बात किसी को कड़वी लग सकती है, लेकिन बात से अधिक जो है जो इसके करतूत हैं, इनके जो कार्य हैं वो घृणित है, और इन पर जो है बेबाकी से देखने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार तो मैं खुद गया था, अच्छा, और मैं कई बार इनके समर्थक समाज में मैं गया हूँ, और मैंने ये समझाया उनको, समझ भी हुए कि आरक्षण जो है ये समाधान नहीं है, बल्कि जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे इस तबके के साथ कुछ और भी तबका, कुछ लोग कहते हैं भाई हम हमारे ब्राह्मणों में भी, हमारे यादवों में भी, हमारे ठाकुरों में भी गरीब लोग हैं, होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे। तो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको आर्थिक मदद, पूरी मदद दे करके, फिर उसके सीखने की, पढ़ने की और उसके ट्रेनिंग की जो उचित व्यवस्था करके, उसके अंदर की प्रतिभा को निखार करके, उसको काबिल बना करके, और फिर उसको सामाजिक माने पोजीशन दे करके, अहदा दे करके, आर्थिक प्रगति करके, और काबिलियत के आधार पर उसको सामाजिक प्रतिष्ठा देने की ज़रूरत है, आरक्षण से नहीं। आरक्षण तो कहता है कि ये तो कोटे वाला, उससे वो प्रतिष्ठा मिलती है। अरे बाबा साहब भी जो थे, जो पढ़े लिखे और कहाँ नहीं पढ़े, तब जा कर के वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बने। तो हमारा देश भी वही, यानी उन जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे किसी भी तबके के हों, वो तबका हमारा जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, ये तो उसको माने आर्थिक मदद दी जाए तो अभी सैकड़ों हजारों अम्बेडकर वो पैदा कर सकते हैं। भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट इसमें विचार है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल
बताना चाहता है कि उनके समर्थक समाज में कई विषयों में मैं गया था, उनको संबोधित भी किया और भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति की बात बताई और आरक्षण के दुष्परिणामों को बताया और तरह से बताया और कैसे बताया। अब उसको ला करके इस वीडियो को वो लंबा मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो इस बात पर सहमत हो गए कि आरक्षण इसका समाधान है। एक समाज में तो और गया, उसमें कुछ खतरनाक बातें। एक वक्ता ये बोल गया कि बाबा साहब ने इस समाज के साथ बहुत अन्याय किया है। वो क्या कह रहा है कि जिन्ना ने तो जिद करके अपना ये पाकिस्तान ले लिया, जो रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो कि हमारे इन पिछड़े भारतीय भाई बहनों के लिए, देखिए इसमें बाबा साहब का कोई भूमिका नहीं थी। रामजे मैकडोनाल्ड वो उसमें इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने इस भारतीय समाज को तोड़ने के लिए एक साजिश रची कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। तो बाबा साहब भी असमंजस में पड़ गए और इसके बाद ये गांधी जो है वो आमरण अनशन किया। फिर इन दोनों ने मिल करके पुनः पैक्ट किया कि तो ये हो गया नहीं भाई, इनके अलग से यानी भारतीय व्यवस्था में वो माने आरक्षित करके और एक मतदाता मंडल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये वो अलग देश, इनके लिए सेपरेट अलग देश की बात नहीं होनी चाहिए। ये दोनों सहमत हो गए, बाबा साहब भी सहमत हो गए। तो उसमें वो बाबा साहब को कोस रहा था कि जिन्ना ने तो अलग देश मांग लिया और बाबा साहब ने हमको अलग देश मिलने से इन्होंने रोक दिया। बताइए, जो देश की एकता के लिए काम करे उसको ये कुछ कट्टरवादी, उसमें भी कट्टरवादी जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों की समाज की भलाई के नाम पर जो मुहिम चलाते हैं उसमें भी कट्टरवादी होते हैं। वो कट्टरवादी तत्व जो है बाबा साहब को कोस रहे थे कि हमको अलग देश मिल गया होता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रोक दिया। ऐसे सवाल इस बात का है कि हमारे देश को कट्टरवादियों से बहुत नुकसान हो रहा है। आज उनको शिकस्त देने का वक्त आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए सबका जवाब है भारतीय एकता। भारतीय एकता कहता है सबको गले लगाना है और सबको सब सम्मान देना है, सबको सामने खाट पर बिठाना है और बराबरी का एहसास दिलाना है। और जो पिछड़ापन आर्थिक वाला है उसको पूरी आर्थिक मदद देना। और वो आर्थिक कमजोरी या आर्थिक पिछड़ापन वो कहीं भी हो सकता है। हालांकि जिनको हम पिछड़े भारतीय भाई बहन कहते हैं वहाँ ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक कमजोरी जो है समाज के दूसरे तबकों में भी है, तो उनको भी आर्थिक मदद देने की ज़रूरत है। और उनको भी कहना है कि अब ये आर्थिक मदद जो मिल रही है आप इसको लेकर के परिश्रम करिए, पढ़िए लिखिए और काबिल बनिए और अपने अंदर की प्रतिभा को निखारिए। और निखरी हुई प्रतिभा और काबिलियत के आधार पर जो है आप चाहे नौकरी हुआ, चाहे नौकरी की पोजीशन, चाहे कोई पोजीशन उसको अख्तियार करिए और काबिलियत के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अर्जित करके समाज की मुख्य धारा में आइए और देश में और देश को योगदान करिए। ये तो है। तो सबको योगदान है, कोई अपवाद नहीं। भारतीय जनता दल यही विशेषता है। लेकिन ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे लोग, और ये सबसे बड़ी अभिशाप तो जो ये ममता बनर्जी निकली, समाज को तोड़ने वाली, घोर सांप्रदायिक, और ऊपर से कहती है कि हम जो है अपने पश्चिम बंगाल से वो हिंदी भाषियों को निकालेंगे। तो ये ममता बनर्जी हुई और उससे जो स्टालिन है डीएमके का तमिलनाडु वाला, विजयन है, ये उद्धव ठाकरे भी वही करता था। बताइए, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी जिसकी की स्थापना जीएनपीसी वालों ने करवाई, अब वो नफरत की राजनीति करता है। कभी जो है हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, तो कभी जो है
बिहार में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी कभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी कभी उत्तर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और कभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। हमेशा नफरत की राजनीति, उसके साथ इस बीजेपी का 30 साल का संबंध रहा है। बीजेपी खुद बताए कि क्या इस तरह के नफरत की राजनीति करने वालों के साथ इसने गठबंधन कैसे किया, क्यों किया। आज गठबंधन नहीं है तो, और एक तो बोलते हैं सरेआम हिंदूवादी सोच। ये हिंदूवादी क्या होता है जी? ये सारे अवधारणाओं को कुचलने की आवश्यकता है। न किसी हिंदूवादी की ज़रूरत है, न किसी इस्लामवादी की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ भारतीयवादी की आवश्यकता है। सिर्फ है वो ये भारतीयवादी। यानी इन समूहों ने कट्टरवादी जो सोच है, कट्टरवादी को चलाने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन अपनी सोच के आधार पर जो है पूरे समाज को जो है नफरत के आधार पर वो जकड़ना चाहते हैं। उनको अब शिकस्त देने की ज़रूरत है, और उन्हीं के आधार पर ये पार्टियाँ अपना एजेंडा समाज को तोड़कर चला रही हैं। इसलिए भारतीय जनता दल का निवेदन है कि इन सारे राजनीतिक दलों को मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करने का बिल्कुल मन में ठानिए और कटिबद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।